आप लोगों को वॉइस क्लियर है? लाइव वाले एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए, वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक, तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे आज संसदीय समितियों पर। संसदीय समितियां जो हैं दो तरीके की होती हैं, अगर हम बहुत सीधे सीधे हिस्सों में डिवाइड करें, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी को हम तदर्थ भी कह देते हैं। स्थायी समिति का मतलब क्या है? परमानेंट कमिटी, लेकिन इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है स्टैंडिंग कमिटी। क्या शब्द इस्तेमाल होता है स्थायी के लिए? स्टैंडिंग कमिटी। और दूसरी कौन सी है? तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक कमिटी। तो एक कैसी है? स्थायी, एक अस्थायी या तदर्थ। स्थायी का मतलब स्टैंडिंग, ठीक है। पॉलिटी में अगर स्थायी शब्द आए ना तो परमानेंट से ज़्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? स्टैंडिंग शब्द इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और अस्थायी समिति का मतलब क्या है? एडहॉक। अब आप जानते हैं तदर्थ किसी समय विशेष पे बना दी जाए, जैसे प्रवर समिति, ठीक है ना। तो इनको हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो पहली बात हम ये सोचें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं, बस, बाकी सब तो ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेटा 3 समितियों से आते हैं। पहले हम तीनों को पैरेलल समझ लेते हैं, जिससे हमारा एक बार में काम खत्म हो जाए, फिर हम इन्हें डिटेल में अलग अलग देखते रहेंगे। एग्जाम में यही आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक क्या है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, यानी कि लोक लेखा समिति। और ये तीनों बेटा स्थायी समितियां। पहली चीज तो कैसी हैं ये? स्टैंडिंग कमिटीज हैं। लिखिए, मैं थोड़ी देर में आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, 5 मिनट फिर काम खत्म। दूसरी होती है प्राक्कलन समिति। क्या नाम है दूसरी कमेटी का? प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट कमिटी, ठीक। और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं इसे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या नाम है इसका? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है पीएसयूज की, एक एस्टीमेट कमिटी है, एक है लोक लेखा समिति। थोड़ा सा आप लोग बैक फ्लैश में समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा था कि सीएजी होता है, याद आ रहा है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको दे रहे थे? ठीक है, तो संघ से संबंधित राष्ट्रपति को, मतलब केंद्र सरकार से रिलेटेड। राज्य सरकार से रिलेटेड होगी तो स्टेट गवर्नमेंट की रिलेटेड जो होगी वो किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और सीएजी जो रिपोर्ट देते हैं इसे राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, सबको याद आ रहा होगा। और राज्य वाली राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में। अब जब ये रिपोर्ट रख दी तो यहाँ पर काम करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। और इस लोक लेखा समिति के द्वारा किसकी जांच की जाती है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच की जाती है। और ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इस लोक लेखा समिति में वर्तमान में ना इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का होता है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो अब अच्छे से इस कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा? इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, और फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ एक तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की होगी तो अच्छे से चीड़फाड़ इस रिपोर्ट में हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो है, पहले तीनों के लिए एक कॉमन शब्द क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा रटने की जगह हम पॉइंट्स में चीज़ों को समझें, जिससे कि हमें लिखने में आसानी हो, कभी ऑब्जेक्टिव अच्छे आ जाएं। तो क्या हो गया? स्टैंडिंग, अब कमेटी नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ गए ना आप? तो स्थायी समिति है। इसके लिए भी क्या होगा? कैसी होगी ये? स्थायी। ये भी कैसी होगी? स्थायी।
ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट हो गया जो हम तीनों में यूज कर सकते हैं कि भैया तीनों स्थायी समिति हैं। अच्छी बात यह है बेटा, जब भी ये स्थायी समितियां बनती हैं तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, जितनी स्थायी समितियां। तो हम क्या कह सकते हैं, टेन्योर या कार्यकाल कितना हो गया, 1 ईयर। इसमें भी क्या कह देंगे, 1 ईयर। इसमें भी क्या कह देंगे, 1 ईयर। बात समझ में आई कि भैया तीनों समितियों का कार्यकाल कितना हो गया। और आप तो दिमाग में ये रखो कि जितनी स्थायी समितियां होती हैं इनका सामान्य कार्यकाल नॉर्मल टेन्योर 1 ईयर का होता है। तो एक बात से हमारी ये कहानी हो जाएगी यहाँ पर। फिर इसके बाद हम देखें तो संख्या, भाई नंबर होंगे ही होंगे, तो संख्या कितनी है। शुरू से बताओ। ठीक है, तो हमें कैसे बताना है, 15 + 7 यानी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से इसमें 7 सदस्य हैं आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी में। एक बात क्लियर। चलो भैया यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ कितने होते हैं, 30 मेंबर। और ऑल मेंबर्स कहाँ से होंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति प्राक्कलन समिति। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा बदल दें, लोकसभा की सबसे बड़ी समिति, तो भी स्थायी समिति, समझ रहे हैं ना। तो 30 मेंबर होते हैं इसमें और पूरे के पूरे किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ भी बेटा 22 मेंबर हैं, तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक किसी को, अभी संख्या हो गई। अब इनका निर्वाचन होता होगा बेटा, इलेक्शन। ठीक है, तो जो निर्वाचन होता है उसकी पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। रिपीट करो शब्द, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। इंग्लिश में बोले, सिंगल, बोलो जल्दी से, किसको पता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पूरा बोलो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बोलो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर से बोलो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, तीनों में कॉमन। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस एकल लिख देता हूं, संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सेम और सेम, अरे कहाँ लिखते रहेंगे बार बार, एक जैसी स्थिति है। अब एक प्रश्न आता है आपकी एग्जाम में आता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। तो बेटा देखो, जहाँ जहाँ इलेक्शन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होते हैं, ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, राज्यसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, विधान परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, और संसदीय स्थायी समितियों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। तो ये एक पॉइंट हमारा कॉमन हो गया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और संसदीय समितियां। तो क्या राज्य विधानमंडल की समितियां नहीं होंगी? अगर राज्य में भी लोक लेखा समिति होगी तो भी उसका चुनाव कैसा होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को, तो मैं ये बताऊंगा कि कैसा होता है, क्योंकि अभी अपन इसे पढ़ेंगे फिर राष्ट्रपति में पढ़ना, एक्चुअली वो आता राष्ट्रपति में ही है क्वेश्चन। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, बस शब्द को याद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए,
इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़ना है, क्योंकि सेम प्रोसेस उपराष्ट्रपति में भी होती है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो इंग्लिश वाले क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होता है। अब बात करें स्थापना की, तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इस समिति का, 1921। इसका कब हुआ, अच्छा, और इसका 54 हाँ भाई 54 कि 64, सही लिखा ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो 1964 में ये बन गई। अब कॉमन चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्या है। अब इन दोनों को तो बना दो जुड़वा बहनें, क्या है ये, जुड़वा बहनें। अब जैसे बोले लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, अब जुड़वा होगी तो हम उल्टा बोल दें, प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन है। तो जब इसमें लिखना है, किसमें, लोक लेखा समिति में, तो क्या लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, पब्लिक अकाउंट समिति, पब्लिक जी ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी, और यहाँ लिखेंगे तो ट्विन सिस्टर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। बात समझ, अरे दो जुड़वा है ना, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जुड़वा है, तो IMF में क्या लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो दोनों को एक शब्द इस्तेमाल करो, वॉशिंगटन ट्विंस, वॉशिंगटन जुड़वा। तो ये क्या हुई, अब जैसे लोक लेखा समिति है तो क्या बोलेंगे, अरे इसको क्या बोलेंगे, प्राक्कलन समिति की, देखो राइटिंग स्किल सीख लो नहीं तो फिर दिक्कत होती है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, वाह बहन वाह, ठीक है। तो क्या है, ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी। यहाँ क्या लिख देंगे, बोलो, हाँ, तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन, ठीक। तो जुड़वा है तो एक दूसरे में बस जिसका लिखना, अब ये मत लिख देना लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, ऐसे मतलब ब्लेंडर भी मालते हैं लोग, ऐसे मत करना, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, आपका भगवान ही मालिक है। तो ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी और ट्विन सिस्टर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसको नहीं बना देना जुड़वा उड़वा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये किसकी रिपोर्ट पे काम कर रही है, CAG की, ये किसकी रिपोर्ट पे काम करेगी, CAG, और ये किसकी रिपोर्ट पे काम करेगी, वाह रे CAG, बहुत बढ़िया काम है। तो इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट ऑफ CAG लिख पाओगे, हाँ। अब इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, चेयरमैन कौन होगा इसका, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन से होगा। इसमें जो अध्यक्ष होगा वो किससे होगा, अपोजिशन से नहीं होगा, रूलिंग पार्टी की तरफ से होगा, और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और सीधी बोलें तो इसका अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, इसका अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, इसका अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। क्या अपॉइंटमेंट किसकी बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, किसके द्वारा, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कॉमन चीजें क्या मिली, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। फिर यहाँ कौन था, विपक्ष का, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा। यहाँ कौन सा, रूलिंग पार्टी, तो सत्ताधारी दल का। और यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसका होगा, लेकिन तीनों में, अब जैसे पूछ लें आपसे समानता है, पूछेगा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टीमेट कमिटी, तो इनके बीच समानताएं क्या हो गई, स्थायी समिति 1 साल, निर्वाचन, CAG की रिपोर्ट पे काम करती हैं, और जुड़वा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये नहीं लिख देना विपक्ष का नेता, और दोनों की नियुक्ति, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लिख सकते हैं। तो अध्यक्ष कौन करेंगे नियुक्त? अब चूंकि अलग पेज तो मैं लूंगा नहीं, अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, यहां भी लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यहां भी लोकसभा स्पीकर, ठीक है, कर देंगे लोकसभा स्पीकर तीनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब आप देखो, यहीं से एक प्रश्न उठ जाए, भैया अंतर स्पष्ट करो। अब क्या करोगे? अब अंतर में बात करूं। अंतर क्या है? सबसे पहले स्थापना 1921 में, 1950 में, सदस्य संख्या। अब अगर ज़्यादा उड़ाना हो, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य, इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य, इसमें 0 सदस्य। अरे बनाई तो रहे हैं, यही गेम है और एक्चुअली आंसर में, ठीक है। ये 3 अंतर हो गए। अब इसके अलावा अंतर क्या? वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब लोक लेखा समिति क्या करेगी? सीएजी की रिपोर्ट पे काम कर रही हैं तीनों एज सच तो, लेकिन लोक लेखा समिति का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ठीक है, तो लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जो काम करती है उसे संसद में रखेगी ये, ठीक है, और ये भी संसद में रखेगी, तो ये समानता के रूप में भी आएगी। लेकिन ये मेनली बजट पे काम करती है और ये संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है उस पे काम करती है। अंतर समझ में आ रहा है? ये हम पढ़ चुके हैं, देखो अब रिपीट ही हो रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा इनको हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि भैया क्या है। अब जैसे कौन से एक्ट था यहाँ, ठीक, तो 1919 के एक्ट को क्या कहा जाता है? हाँ बेटा, 1919 का इतिहास में जो अधिनियम है उसे क्या नाम दिया गया? हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो अधिनियम था 1919 का, और जिसके द्वारा ये 1921 में बनी। अगर हम इसे कह दें कि भैया ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही पुराना हो सकता है, दोनों थोड़ी, ठीक। तो सबसे पुरानी संसदीय समिति है। हाँ, एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय समितियां या पार्लियामेंट्री कमिटीज जो प्रोविजन है ये हमने किस देश से प्रेरित होकर लिया है? तो ब्रिटेन से। संसद जहाँ से ली, समिति वहाँ से ली, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहाँ से लिया गया ये संसदीय समितियों का कॉन्सेप्ट? ब्रिटेन से लिया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो सीएजी की रिपोर्ट पर काम करेगी और उसके अगेंस्ट या जो भी रहेगा उस रिपोर्ट को फिर ये संसद में पेश करेगी फर्दर कार्यवाही के लिए। ये भी सीएजी की रिपोर्ट पे काम करती है, लेकिन इसे हम मितव्यता समिति बोलते हैं, मतलब बेसिकली बजट पे कि कम से कम खर्चा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये सार्वजनिक उपक्रम, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनसे संबंधित जो रिपोर्ट सीएजी देती है उन पर ये काम करती है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है किसी को यहाँ तक? आप लोग चाहो अगर इतना नोट तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। हो गया? तो ये तो हमने बात की 3 समितियों की जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। लोक लेखा समिति, स्थायी समिति, प्राक्कलन या एस्टिमेट कमेटी स्थायी, सार्वजनिक उपक्रम स्थायी। स्थायी मतलब नॉर्मल टेन्योर 1 ईयर, और तीनों के इलेक्शन एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक मत पद्धति। और आनुपातिक मत पद्धति मैंने आपको बताया था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हैं उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इसके अलावा संसदीय समितियां और राज्य विधानमंडल की जो कमिटीज़ होती हैं, इन सबके इलेक्शन एक ही चीज़ से होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही करना है, एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक मत पद्धति, ठीक। दूसरी जब हम बात करते हैं तो टेन्योर सबके 1 ईयर है। इनमें 15 + 7 हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। यहाँ टोटल 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। तो ये सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से होते हैं। 1921 में स्थापना हुई थी और 1919 के जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम,
ठीक है, उस एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। संसद की सबसे पुरानी समिति है 1950 में जॉन मथाई समिति की रिकमेंडेशन पर हुई, और 1964 में कृष्ण मेनन समिति जो थे उनकी रिकमेंडेशन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति बनी थी। अब इसे हम कह सकते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन। तो ट्विन सिस्टर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से होता है। कोई बता सकता है कब से ये प्रथा शुरू हुई? 1967। ठीक, तो ये जो विपक्ष का नेता पहले नहीं बनता था इसमें, लेकिन 1967 से ये ट्रेडिशन में आ गया कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का होगा। और ये कब से शुरू हुआ? 1967 से स्टार्ट हुआ था। इसमें सत्ताधारी दल का होता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। एक और चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि जो अध्यक्ष होते हैं तीनों के, उनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा अगर और कोई बात आप याद रखना चाहें तो इन दोनों ही समितियों में कौन नहीं होते? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य नहीं होता है। तो याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद का, ना तो इनमें सदस्य होगा, ना इनमें होगा, ना इनमें होगा। तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो है इनका सदस्य नहीं होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य ना तो लोकलेखा में, ना प्राक्कलन में, ना इनमें। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो जांच की जा रही है वो सरकार मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट ही की जा रही है, या कहें कि संसदीय नियंत्रण किसके ऊपर हो रहा है? याद करो, मैंने आपको थोड़ा बताया है, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण हो रहा है, और कार्यपालिका में यूनियन एग्जीक्यूटिव में मंत्री होंगे ही, क्योंकि संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो मंत्रिपरिषद ऑलरेडी कार्यपालिका का हिस्सा है। अब मंत्रिपरिषद को अगर हम शामिल कर लेंगे तो फिर जांच का कोई मतलब ही नहीं बचा। ठीक, इसलिए इनमें मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट इन दिस कमिटीज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें हो जाती हैं। इनमें कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो वापस आ जाओ यहाँ तक। अब हम जो बातें करेंगे वो बहुत सामान्य सी होंगी। काम की जो चीजें थी वो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। जैसे हम थोड़ी सी देखें कि विशेषताएं क्या होती हैं संसदीय समितियों की, तो इन विशेषताओं में हम देखें, इन समितियों की नियुक्ति या निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा होता है। इसलिए ये समितियां उसी के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। अभी आपने देखा था कि तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर कर रहे थे। अपनी जांच खत्म करने के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपती हैं। ठीक है, कोई सब भाई जो नियुक्त करेगा उन्हीं को सौंपेंगी। फिर इन समितियां जिनका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। सचिवालय का मतलब होता है सेक्रेटरीट। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ये तो हुई बात। अब बात आती है कि कितने प्रकार की, तो मैंने आपको बता ही दिया, एक स्थायी, एक तदर्थ। तो एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्थायी समितियों का मतलब क्या? स्थायी और नियमित होती हैं और ये निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। सीधी सी बात है, 1 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, यहाँ एडहॉक की बात करें तो अस्थायी या अनियमित है। ठीक है, अनियमित है मतलब इरेगुलर है। इनका प्रयोजन गठन किया जाता है, जैसे जिस चीज के लिए गठन किया गया है वो कार्य समाप्त, तो समिति समाप्त हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भैया एक, अब इनको अगर हम बांटें तो कार्य और प्रकृति के आधार पर हम 6 भागों में इन्हें बांट सकते हैं। एक है फाइनेंशियल यानी वित्त समितियां, एक है विभागीय, ठीक है, डिपार्टमेंटल और स्टैंडिंग कमिटीज। तो विभागीय स्थायी समितियां, एक है जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी या इन्वेस्टिगेशन कमेटी, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित कमेटी, सदन के डे टू डे लाइफ के लिए, दैनंदिन के जो कार्य के लिए समितियां होती हैं, और सदन समिति या सेवा समिति होती हैं। अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्य की प्रकृति के आधार पर, देखो टेन्योर के आधार पर 2 हैं, एक स्थायी एक अस्थायी, कार्यकाल के आधार पर। लेकिन कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क के आधार पर हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल
यानी वित्त समिति, दूसरी विभागीय स्थायी समिति डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, तीसरी आपकी जांच समिति इंक्वायरी कमिटीज, चौथी परीक्षण और नियंत्रण के लिए, पांचवी डे टू डे वर्क के लिए, और छठवीं जो होती है सदन या सेवा समितियां होती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये जो तदर्थ समितियां हैं इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। किनको? एडहॉक को, क्योंकि ये तो स्थायी है सारी। अब एडहॉक को क्या? एक जांच समिति, यानी कैसी समिति हो गई है? इंक्वायरी समिति या इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और दूसरी होती है प्रवर या संयुक्त समिति। तो प्रवर कमेटी कह सकते हैं या ज्वाइंट कमेटी हम इसे कह सकते हैं। तो ये एक इंक्वायरी कमेटी हो गई और एक प्रवर या संयुक्त कमेटी जो है वो हो जाती है। अब तदर्थ समितियों को हमने इंक्वायरी में बांटा और किसमें? प्रवर या संयुक्त समिति, तो सिलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी में बांट दिया। अब देखो सीधी बात है, इंक्वायरी करना है, नाम से समझो बस। का गठन समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। तो जांच समितियां बनाएगा कौन? पहले तो ये समझो, पीठासीन अधिकारी कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के लिए स्पीकर, राज्यसभा के लिए सभापति या चेयरमैन, यही होंगे। तो इन्हें जांच समितियों को कौन बनाएंगे? या तो लोकसभा से होगी तो लोकसभा के स्पीकर बनाएंगे, राज्यसभा में होगी तो उनके चेयरमैन बनाएंगे। अब जांच होनी है तो क्या होगा? कोई स्पेसिफिक मैटर होगा, तो विशिष्ट मामले की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए, मतलब रिपोर्ट देने के लिए गठित किया जाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति के लिए गठित समिति, जैसे यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, एमपी लेट्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा, अब संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति गठित की गई थी, तो ये कैसी समिति है ये? अच्छा, आप पहले जानते हो स्थानीय क्षेत्र विकास, इसे हम सामान्य भाषा में बोलें तो सांसद निधि। सबने सुना होगा, ये विधायक निधि होती है कि विधायक अपने क्षेत्र में जो चाहे वो काम कर सकते हैं, उनके पास एक फंड होता है। ऐसे ही सांसद के पास एक स्थानीय निधि होती है, तो उसी के लिए एमपी लेट्स जो है वो कमेटी बनाई गई है संसद की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये तो हुई आपकी इंक्वायरी कमेटी। अब दूसरी क्या है? सिलेक्ट या ज्वाइंट कमेटी। तो प्रवर या संयुक्त समिति का गठन विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। अब जैसे कोई बिल आया, मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। जैसे अभी सरकार ने कौन सा बिल वापस कर लिया? कौन सा बिल है जो अभी सरकार ने कहा अभी लागू नहीं करेंगे? कौन सा? और पहले चलो, जिसपे बहुत छाया रहा मुद्दा, बहुत, किसान। अब जो कृषि बिल था हमारा, एग्रीकल्चर बिल जो था, उसे सरकार ने वापस ले लिया था। तो अब होता क्या है कि किसी विशिष्ट विधेयक पर विचार करने, प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस मामले में भिन्न होती हैं कि इनका संबंध सिर्फ विधेयकों से होता है। इस समिति द्वारा जिस प्रक्रिया या नियमों को अपनाया जाता है वह लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित होती है। तो कोई बिल आया और उस पर बिल पे विवाद है, तो उसके लिए एक बन जाएगी सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति, और लग रहा है दोनों सदनों की बनानी है तो ज्वाइंट कमेटी, संयुक्त समिति बन जाएगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलाकर, और ये इस पे जांच करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन किया जाता है। जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है, तब सदन चाहे तो उस सदन की प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज सकता है। ठीक, प्रवर समिति किसी एक सदन के सदस्यों से मिलकर ही बनती है, यानी कि प्रवर समिति में एक ही सदन के सदस्य होते हैं। वहीं संयुक्त समिति की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदन के सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैया लोकसभा में आपका जो एग्रीकल्चर बिल था, एग्रीकल्चर बिल पे विवाद था, कृषि बिल पे। अब इस बिल पे विवाद है तो बोले क्या किया, लोकसभा में भेज दिया, किसके पास? प्रवर समिति के पास। मान लो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में हंगामा हो रहा है कृषि बिल को लेकर, तो इनने कहा ठीक है यार, अलग अलग भेजने से अच्छा है कि हम दोनों की एक क्या बना दें, ज्वाइंट कमेटी बना दें। तो लोकसभा के सदस्य भी होंगे, राज्यसभा के सदस्य भी होंगे, और दोनों के सदस्यों को मिलाकर एक क्या बनेगी, ज्वाइंट कमेटी या संयुक्त समिति, वो इस पे विचार करेगी। ठीक है,
समझ में आ रही है? अंतर क्या है? देखो, इंक्वायरी कमेटी किसी विशेष मामले की जांच के लिए होता है, जबकि प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति जो है वो किसके लिए? विधेयक। ये ध्यान रखना है कि किसी बिल के लिए बनेगी है। क्लियर है? समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक। फिर इन समितियों के पास विधेयक को कैसे भेजा जाए? तो किसी विधेयक को प्रवर समिति या निम्नलिखित 3 तरीकों से। जब कोई मंत्री सदन में ये प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक की सदन के प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा जांच की जाए। एक मिनिस्टर ने कोई बिल रखा विधेयक और उसने कहा कि इसकी क्या किया जाए, या तो सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के द्वारा इसकी जांच की जाए। एक स्थिति, यदि मंत्री इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखता, मतलब मिनिस्टर ने नहीं रखा ये प्रपोजल, उस विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति या विभागीय समिति के पास भेजना है या नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति निर्णय करेंगे। अब मिनिस्टर कोई प्रस्ताव तो लेके आए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि समिति के पास भेजो, तो अब कौन डिसाइड करेगा? अगर कोई लोकसभा में आएगी तो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे, अगर ये राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि भेजना है कि नहीं। ठीक। फिर एक सदन द्वारा अगर विधेयक पारित भी हो गया है, जैसे मान लो किसी सदन में कोई बिल जो था वो पारित हो गया और दूसरे सदन द्वारा प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है, तो भी सिलेक्ट कमेटी, मान लो लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में जब आया तो राज्यसभा को लगा कि नहीं ठीक है यार, अपन एक काम करते हैं, सिलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं, प्रवर समिति के पास भेज देते हैं, तो वो भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब फायदे क्या है? तो समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदन द्वारा किसी विधेयक पर विचार किया जाता है। यह विशेषज्ञों, हितधारकों, नागरिकों से टिप्पणी और सुझावों को आमंत्रित करती है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार केंद्र सरकार कुछ कुछ मामलों पर नागरिकों के सुझाव आमंत्रित करती है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको अभी क्या है? सीएए मांग रही है सरकार सुझाव, और क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता पर सरकार ने सुझाव मांगे नागरिकों से। तो यही चीज आ रही है कि मांगे और सरकार के दृष्टिकोण पर भी विचार करती है। इससे होता है कि उस विधेयक पर संभावित त्रुटियां जो है, बेसिकली क्या है, जो विवाद के मुद्दे हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है कि भाई जो जो डिस्प्यूट वाले पॉइंट है उन्हें अपन हटा लेंगे और फिर चीज़ों को, इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें समिति के सदस्य द्वारा विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि भैया ये विवाद थे, इनमें आप ये संशोधन कर लो तो चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन इनकी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है। याद रखना, प्रवर कमेटी, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी जिसे हम बोलते हैं, ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे संशोधन वाली, लेकिन इसे मानना ना मानना जरूरी नहीं है। इसी माना भी जा सकता है और नहीं भी। आमतौर पर 3 महीने में ये अपनी रिपोर्ट जो है दे देते हैं। तो सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी कितने महीने में? 3 महीने। किन स्थिति में जाएगी ये? जल्दी देखो। एक तो मंत्री खुद से बोले, एक भैया हम नहीं बोले, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति बोलें। तीसरी स्थिति, एक सदन में पारित हो गया तो दूसरा सदन भेज सकता है प्रवर समिति। तो 3 स्थितियों में ये प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी के पास जा सकती है। एक, मिनिस्टर खुद चाहे, एक स्थिति। दूसरा, मिनिस्टर ने नहीं चाहा तो कौन चाहे? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति चाहें। और तीसरा, एक सदन में पास हो गया बिल और दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए मुझे, ज्वाइंट कमेटी सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी यानी संयुक्त समिति में कोई भी डाउट है मन में तो पूछ लीजिए। इंक्वायरी कमेटी किसी विशेष मामले पर होगी, लेकिन प्रवर समिति किस पर होगी? किसी बिल या विधेयक पर होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है आपसे 7 मार्क में तो भी आप आराम से इसको कर लेंगे। 7 की 6 कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 7 नंबर के। और कितने शब्द? 7 मार्क्स में कितने? अरे 50 से कितने शब्दों में हो गया? 60 में ही हो गए। हे भगवान, 50 से 60 हो गए ना। अब जैसे कुछ कुछ तदर्थ समिति हैं, जैसे रेलवे अभिसमय समिति लोकसभा की अवधि के लिए, ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना अभी बताया था ना, ये जो संसद निधि थी उसके लिए बनी थी। आचार समिति है, संसद भवन परिसर में 5-5 रुपए में खाना मिलता है ना, खाद्य प्रबंधन समिति, बोले 5 रुपए में भरपेट भोजन, यहाँ भी बना दो एक समिति।
मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितने भत्ते, कितनी चीज़ें हैं इन लोगों के पास। ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ, ये कोई नहीं आता तो आपको इनसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, बस एक जस्ट देख लेना। जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, कुछ कदाचार कर रहे हैं, ठीक है, सही बिहेवियर नहीं कर रहे, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो उसकी जांच करने के लिए लाभ के पद से संबंधित समिति है। संसद भवन में क्या हुआ था, हमला हो गया था, तो सुरक्षा से संबंधित समितियाँ। तो ये सब कैसी समितियाँ थी, तदर्थ थी ना, एडहॉक ही तो हैं ये। ठीक, इसके बाद स्थायी समिति। अब स्थायी समिति में हम क्या देख रहे थे, कितनी थी, कार्य के आधार पर, कार्य की प्रकृति। तो एक फाइनेंस कमेटी, एक विभागीय स्थायी तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग, एक इन्वेस्टिगेशन, एक क्या थी, परीक्षण नियंत्रण तो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर टेस्टिंग एंड कंट्रोल, एक दैनंदिन कार्य तो डे टू डे वर्क के लिए थी, और एक सदन की समिति या सेवा समिति तो हाउस कमेटी या सर्विस कमेटी जो है वो थी। ठीक, लोक लेखा समिति अब नहीं बता रहे हम, इसमें बहुत हो गया, जितना बताना था बता दिया। बता दें दोबारा से, क्या जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देखो 1921 में हुआ था, 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से थे, कि संसद द्वारा जो धन खर्च किया जा रहा है वो प्राधिकृत रूप से किया जा रहा है, उसी प्रयोजन पर किया जा रहा है। हम लोग पहले ही सीजी में बात कर चुके हैं कि भैया अगर महिलाओं के लिए, लाडली बहना के लिए आया है तो लाडली बहना पे ही पैसा जाना चाहिए। ठीक है, लाडले भैया पे ना जाए, समझ गए ना। बस किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि के अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समितियां जांच करेंगी कि भैया एक्स्ट्रा पैसा क्यों। अब देखो लाडली बहना के चक्कर में देखा कल के पेपर में क्या हो गया, 2 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई। अरे मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पेपर में जो लिखा था मैं वो पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं है मेरा। क्या ले तकनीकी अनियमितताओं का पता करती है, वित्तीय मामलों का अपव्यय। ठीक है, प्रतिवर्ष होता है, यही अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, 1 साल का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1967 से विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक, अब सीएजी जो रिपोर्ट दे रहा है, एक क्या है, विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन। ठीक है, एक क्या होता है, वित्त लेखा पर तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और सार्वजनिक उत्पन्नों पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन। तो राष्ट्रपति इन तीनों को संसद में पेश करता है रिपोर्ट को सीएजी की, और 1 और 2 की जांच लोक लेखा समिति करती है। इसके अलावा अगर लोकसभा को किसी अन्य लेखा दिया हो तो उसकी भी जांच कर सकती है। इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एस्टीमेट, तो भैया मैंने बताया था 1950 में जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पर शुरू में इसमें 25 सदस्य थे, 1956 में बढ़ाकर इनकी संख्या 30 कर दी गई। लोकसभा के सदस्यों से होती है, तो पूछते हैं किस में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, तो एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते। ठीक है, फिर वही सिद्धांत, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, कोई मंत्री नहीं होता, 1 साल के लिए होती है, लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं, सत्ताधारी दल से होता है। इसे स्थायी मितव्यता समिति के रूप में काम करती है। तो भैया कम पैसा खर्च करो क्योंकि बजट पे काम आ रहा है। तो सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने का काम क्या है, एक तरह से कंजूसी करना या सार्थक खर्च करना। 5 रुपए में काम चल रहा है तो 5 रुपए 10 पैसे खर्च मत करो। ये कौन बताएगा, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। समझ में आ रहा है, प्रशासन में कुशलता और मितव्यता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये सब तो हो गया। फिर ये क्या कर रही है, बजट के प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जबकि इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, इससे पहले नहीं। यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती, इनकी सिफारिशें परामर्श की होती हैं, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती। तो अभी भी पहले ही बताया था कि भैया आप तो सिफारिश कर दो फिर संसद देख लेगी। फिर तीसरी है पब्लिक एंटरप्राइजेज या क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी जो है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर बनी थी। उस समय 15 सदस्य थे, 1974 में जाके 15 + 7 यानी कि 22 सदस्य कर दिए गए हैं। तो वर्तमान स्थिति कैसी है, 22 सदस्य है। ठीक है, और उसी तरह काम करती है जो अन्य समितियां करती हैं। कार्यकाल 1 साल का, कोई मंत्री सदस्य नहीं होता, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। सीएजी 3 प्रकार की रिपोर्ट सौंपते हैं, उनमें से 2 की जांच लोक लेखा समिति द्वारा, जबकि इसकी तीसरी रिपोर्ट किस पे थी,
सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित जो प्रतिवेदन है उनकी जांच, नाम में ही है यार, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी जो है वो इससे संबंधित होगी। कार्य जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं उनकी जांच करती है। यह भी जांच करती है कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और युक्तियुक्त व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार किया जा रहा है। मतलब ये कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं आपके व्यापार के, जो कॉमर्शियल प्रिंसिपल हैं, उनके आधार पर कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से कुछ और इसमें चीज़ों को परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक, इनकी सीमाएं क्या हैं? तो सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो सार्वजनिक उद्यमों के व्यावसायिक अथवा व्यापारिक प्रकारों से जुड़े नहीं होते उनकी जांच नहीं कर सकते। ठीक है, इनके कार्यों से जुड़े अगर कोई मामला नहीं है सार्वजनिक उपक्रम का तो उनकी जांच नहीं करेंगे। जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है, कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई है, उसकी भी जांच नहीं कर सकते। मान लो पहले से कोई एक कमेटी ऑलरेडी बना दी गई किसी जांच के लिए, तो उन मामलों की भी जांच ये नहीं करेगी। एक वर्ष के अंदर 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले नहीं ले सकती। कितने? 12 ले लेंगे। ठीक है, और इनकी सिफारिश वही फिर परामर्श, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, समझ में आई? तो ये 3 कमेटियाँ आपकी कौन सी कमेटियाँ हैं? ये वित्त संबंधी या फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंतर्गत आपकी 3 कमेटियाँ आती हैं। कौन कौन सी थी? लोकलेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको लिखा दिया था, आपको उतना ही याद रखना है, आपका काम हो जाएगा उतने से। अब इसके बाद यहाँ से सिर्फ एक ही प्रश्न आया है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ कुल कितनी होती हैं? विभागीय स्थायी समितियां कुल कितनी होती हैं? तो बेटा अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी समितियां हैं वर्तमान में, ये 24 है। पहले ये कितनी हुआ करती थी? तो ये 17 हुआ करती थी। तो क्वेश्चन यही आया है, ध्यान रखना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये समितियां मंत्रालय की किसी विभाग से जुड़े होते हैं। लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसाओं पर 1993 में 17 विभाग समितियां गठित की गई थी और 2004 में 24 कर दी गई बस। तो 1993 में कितनी विभागीय समितियां थी? 17। वर्तमान में 2004 में कितनी कर दी गई? 24। और अभी कितनी है? ठीक, तो 24 समितियां जो हैं वो काम करती हैं। अब ये 24 स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं। अब जो आपकी प्रत्येक स्थायी समिति डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 31 मेंबर है। समझना अच्छे से, टोटल कमेटी कितनी है? 24। और हर एक समिति में मेंबर कितने हैं? 31। अब इनमें से भी 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। नहीं समझ में आई होगी? आ गई क्या? पक्का आ गई सबको? कुछ नहीं है यार, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी टोटल 17 थी पहले 1993 में। 2004 में इनकी संख्या 24 कर दी गई, और तोड़ दें हम तो 16 और 8 कर दें हम इन्हें। चलो अभी इस पर थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। क्या बात की हमने? कितनी थी? 17। कब थी? 1993 में। फिर 2004 में इनकी संख्या कितनी हुई? 24 हो गई। इतनी बात क्लियर? अब प्रत्येक जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उसमें एक समिति में 31 मेंबर होते हैं, 31 मेंबर। इनमें से 21 लोकसभा से, ठीक है, समझ में आ रही ना बात, और 10 किससे होंगे? राज्यसभा से होते हैं। ठीक, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव इनके सभापति करते हैं। अब स्थायी है तो कितने साल? सबके कार्यकाल 1 साल। और कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा, और इनकी भी सिफारिशें कैसी होंगी? वही एडवाइजरी, परामर्शदात्री। संसद पे ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। मैं ये बता रहा था कि ये जो कुल 24 समितियां हैं, इनमें से 16 लोकसभा की होती हैं और 8 राज्यसभा की। तो कैसे याद रखोगे? 24 समितियों में 8 समितियां राज्यसभा से और 16 लोकसभा से। तो ऐसे मान लो 8, 16, 24। अरे 8 और 16 24। पहले कितनी थी? 17। फिर कितनी हो गई? और सदस्य कितने कितने? एक में 31, और 31 में कितने कितने? 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। बस थोड़ा सा डेटा का खेल है और कुछ नहीं है। तो डेटा याद अभी देखते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद तीसरी, ये कौन सी थी? विभागीय स्थायी समितियां। ये वो है बेटा, देखो आएगा वही जो पहला 3 हम पढ़ चुके हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवर समिति। लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि बुरी से बुरी स्थिति में पेपर बने तो आपसे पेपर बनना चाहिए। इतनी समितियां पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न करना है आप कर लीजिए, आपसे सब प्रश्न बनेंगे। मतलब मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की कभी कोई ज़रूरत नहीं हुई है। तीसरा है इंक्वायरी कमेटी। तो अब नाम से ही है, जांच समिति है, तो याचिका या आवेदन समिति। अब इसके अंतर्गत जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो कई लोगों द्वारा उससे कुछ शिकायतें होती हैं। भाई कोई विधेयक आया, लोगों की शिकायतें हैं, तो कुछ लोग कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं। आम सार्वजनिक मामले के महत्व पर दायर इस प्रकार की याचिकाओं और आवेदन पर जांच समिति विचार करती है। और दोनों सदनों के अलग अलग समिति होती हैं, जिसमें लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो इंक्वायरी कमेटी में ये कौन सी है? याचिका या आवेदन समिति। तो पिटीशन और एप्लीकेशन कमेटी है ये। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे किसी विधेयक को लेके किसी को कोई शिकायत है, तो वो जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी जांच के लिए समिति बनती है। और यहाँ लोकसभा में कितने? 15 सदस्य होती है। और राज्यसभा में कितनी होती है? अब जो जहाँ पे आया, लोकसभा में आया तो लोकसभा वाले बनाएंगे याचिका समिति, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा वाले बनाएंगे। बस अंतर इतना होगा, लोकसभा में ये 15 सदस्य होगी और राज्यसभा में ये 10 सदस्य होगी। एक इसी के अंतर्गत प्रिविलेज कमेटी भी है, या ठीक है। तो संसद के सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार होते हैं। बताओ प्रिविलेज किस में थे? संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आर्टिकल 105 में थे। ठीक, इन विशेषाधिकारों के भंग होने के प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसकी जांच और उस पर रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति बनती है। तो अगर उनके विशेषाधिकारों का कोई हनन कर रहा है, अब विशेषाधिकारों के हनन में कौन सा प्रस्ताव? अरे प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव था ना कि जानकारी नहीं दे रहा है। तो यहाँ कमेटी बनेगी, दोनों सदन अपने अपने विशेषाधिकार समिति होती है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है। समिति का कार्य अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल है। फिर भी अगर ये कभी शिकायत करती है तो आमतौर पर इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ठीक है, सिफारिशी है लेकिन नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। फिर अब इथिक्स कमेटी, आचार व्यवहार से संबंधित। तो राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में, लोकसभा में 2000 में हुआ था। यह समिति किनके आचार के लिए आएगी, किनका आचार बनाएगी? संसद सदस्यों का। तो उनका जो इथिक्स है, आचार संहिता लागू करवाती है, संसदों के दुराचरण के मामलों में जांच करती है और समुचित कार्यवाही की अनुशंसा करती है। बहुत सीधी सी बात है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं तो इनका जो आचार व्यवहार है, इनकी जो नॉर्मल बिहेवियर है, उस बिहेवियर की जांच के लिए बनती है इथिक्स कमेटी कि भैया आप अपनी इथिक्स का पालन करो, नीति शास्त्र का। तो ये राज्यसभा में कब? 1997 में। और लोकसभा में कब? 2000 में बनी थी इथिक्स कमेटी। ठीक है, तो ये तीसरी कमेटी के अंतर्गत कौन कौन सी तीन? एक पिटीशन और एप्लीकेशन, अगर किसी बिल से हमें शिकायत है तो हम कर सकते हैं, और इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। दूसरी विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति मतलब जो संसद सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, इस मामले पर जांच करने के लिए कौन सी बनती है? विशेषाधिकार समिति। और तीसरी है आचार समिति या एथिक्स कमेटी, 1997 में राज्यसभा में और 2000 में लोकसभा में ये बनी थी। और ये क्या कर रही है? तो जो संसद सदस्य हैं उनके लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है और देखती है कि भैया ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब आती है चौथे प्रकार की। ये तीसरे में तीन थी इंक्वायरी कमेटी में या इन्वेस्टिगेशन में। चौथी है परीक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित समिति। अब क्या होगा इसमें? तो परीक्षण कर रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं। तो यहाँ पर है सरकारी आश्वासन समिति, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी। अब क्या आश्वासन देंगे? तो यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। अब जैसे आपने वचन दे दिया हम ये करेंगे, संसद में आपने बोल दिया भाषण में, अब आप वो वचन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी जांच कौन करेगी? तो इनके जो आश्वासन है, एश्योरेंस हैं, जो स्टेटमेंट है और जो इनने प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है, ओथ ली है, उनकी जांच करेगी और किस सीमा तक इनने कार्यान्वयन हुआ है इस पर रिपोर्ट देती है। ठीक है, बहुत सीधी सी सरकारी आश्वासन समिति,
गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी है, ये एश्योर करती है कि भैया मंत्री जी ने जो बोला है आपको वो किस सीमा तक हुआ है और ये करें उसको। इसको निश्चित कौन करेगी कि इनका कार्यान्वयन किस सीमा तक हुआ है, इसकी जांच करने के लिए बनती है सरकारी आश्वासन समिति। अब मज़ेदार बात मैं बताता हूँ, जब भी विधानसभा या लोकसभा या संसद का सत्र चलता है तो आप क्या देखते हो, पूरा अमला लग जाता है, क्योंकि मंत्री जी अगर बोल दिए गलत, क्योंकि उत्तरदायी कौन, मंत्री। याद रखना, अधिकारी नहीं है जिम्मेदार, जिम्मेदार कौन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसका, मंत्री जी का। तो इस स्थिति में ये ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, नहीं तो ये भी पीछे पड़ जाएंगे कि भैया आपने तो कहा था कि इतने लोगों को नौकरी देंगे, अब कहाँ है आपके वादे। अब देखो बार बार क्या बोल रहे हैं मोदी जी, देखना समझना, आप इसको करंट में कनेक्ट करो तो क्या बोलते हैं, हर बार आते हैं, 2 बार आ चुके झाबुआ। 2 ही बात है, मध्य प्रदेश के मन में है मोदी, और दूसरी बात क्या, मोदी की गारंटी। तो जो जो चीज़ें हमने कही हैं वो सब चीज़ें हम लागू करके दिखाएंगे। अब अगर ये चीज़ सदन में इनने बोल दी होती तो कौन और पीछे पड़ जाता, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी जो है वो पीछे पड़ जाती। परीक्षण हो रहा है ना। फिर इसी के अंतर्गत ये एक बार यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, अधीनस्थ विधायन समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमिटी 1953 में लागू। इस समिति का मुख्य कार्य में छानबीन करना, याद रखना कि भैया इस बारे में छानबीन करना और रिपोर्ट सौंपना है कि क्या विनियम, नियम, उपनियम या नियमावली बनाने में संसद द्वारा कार्यपालिका को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं। दोनों सदनों में अलग अलग समिति होती हैं जिनकी संख्या 15 होती है। कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी बात करें, नियम कौन बना रहा है, बिल कौन पेश करता है, मंत्री करता है, तभी गवर्नमेंट बिल होते हैं। और गवर्नमेंट मतलब मंत्री कौन है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका जो क्या बना रही है, विनियम मतलब रेगुलेशन, नियम मतलब रूल, उपनियम मतलब सब रूल, और नियमावली, ठीक है। इनको बनाने में जो कार्यपालिका है वो सही तरीके से इन पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी ये जांच करती है। समझ में आ रहा है। जैसे कोई विधेयक लाई सरकार, ठीक, उससे कोई कानून बनाएगी सरकार, कोई रूल बनाएगी, कोई रेगुलेशन लागू करेगी, तो इनकी जांच करने के लिए ये समिति जो है क्या है, छानबीन करना और रिपोर्ट सौंपना है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं वो वास्तव में संविधान के अनुसार हैं या आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो है ही ना, परीक्षण एवं नियंत्रण, टेस्टिंग और कंट्रोल है ना। तो यहाँ पर ये आपकी हो गई अधीनस्थ विधायन। तो पूछा सीधा गया था कि अगर कोई कानून बनाती है सरकार या कार्यपालिका तो उस पर जांच करने के लिए कौन सी समिति होती, तो ये होती सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी, अधीनस्थ विधायन समिति। अरे जो विधान बन रहे हैं उनमें जो नियम कायदे कानून है उनको सही से लागू कर रहे हैं या हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी जांच के लिए ये की जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इसके बाद इसी पे सदन के पटल पर पुनः स्थापित दस्तावेजों की कमेटी, तो कमेटी ऑन डॉक्यूमेंट्स, सदन के पटल पर रखे गए सभी दस्तावेज, जैसे कोई भी रिपोर्ट रख दी आपने, उसका अध्ययन करेंगे कि संविधान के प्रावधान, अधिनियम या नियम के अनुरूप है या नहीं। 1975 में गठित की गई थी, दोनों सदनों की अपनी है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में इसके 10 सदस्य होते हैं। ठीक, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति है ये, तो आयोग की जो रिपोर्ट होती है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट देता है, उनसे संबंधित मामलों की जांच करती हैं। समिति के 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, एससी एंड एसटी वेलफेयर कमेटी, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल मेंबर 30 हैं, 20 लोकसभा से हैं, 10 राज्यसभा से हैं, और एससी और एसटी आयोग जो रिपोर्ट देता है उस पर ये जांच करती है, इनके कल्याण के लिए काम करेगी। महिला सशक्तिकरण तो वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी है, तो अब जैसे एससी एसटी आयोग दे रहा था ऐसी महिला आयोग रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो रिपोर्ट पर विचार करना, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति, गरिमा, क्षेत्रों में समानता के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी जांच करना। 1997 में बनी थी। अच्छी बात यह कि इसमें भी 30 सदस्य हैं, वही लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। तो एससी एसटी के कल्याण की बात करें, महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कमेटी की बात करें,
तो इसमें कितने सदस्य समझ में आ रही है। और सदन के पटल पर जो है आपकी, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 15 और 10 है। जबकि अधीनस्थ विधायन की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे, इनमें जो संख्या है वो 15-15 है। बिल्कुल संख्या बहुत खतरनाक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। फिर लाभ के पदे यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पोस्ट प्रॉफिट के लिए बात करती है, तो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित विभिन्न समितियों और निकायों के गठन और चरित्र की जांच करती है। 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से होते हैं। तो लाभ के पद के लिए जो संयुक्त समिति बनती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो ज्वाइंट कमेटी बनेगी, उसमें 15 सदस्य होंगे। तो ये तो हो गई 4। अब 5वीं आती है कि डे टू डे के लिए काम से संबंधित, तो यहाँ पर है एक वर्क एडवाइजरी कमेटी। अब डे टू डे में तो कार्य, अब देखो एक बात बताओ, कार्य सलाहकार समिति जो होगी ये कैसी होगी, ठीक है। तो जो भी कार्य निर्धारित है उन पे अपनी सलाह देगी। लोकसभा में 15 लोकसभा अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, राज्यसभा में 10, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, कुछ नहीं, आप यहाँ से समझो, कार्य सलाहकार समिति, वर्क एडवाइजरी समिति, कार्य कौन करा रहा है, लोकसभा में स्पीकर, तो इनकी अध्यक्षता में बनेगी, राज्यसभा में उसका चेयरमैन, तो इनकी अध्यक्षता में बनेगी। बस लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होंगे और अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष होंगे, और राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे और राज्यसभा के सभापति इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के लिए तो कमिटी फॉर प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, इस समिति का मुख्य काम विधेयकों का वर्गीकरण करना है। निजी या व्यक्तिगत स्तर पर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, लोकसभा की 15 सदस्यों वाली है जिसके अध्यक्ष उप लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निजी सदस्यों के विधेयकों या संकल्पों के लिए कौन सी कमेटी है, तो इसमें सिर्फ लोकसभा की समिति होती है, राज्यसभा की समिति नहीं होती। और इसके बाद रूल्स कमेटी, तो नियम है, तो कार्य पद्धति और संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है, संशोधन भी सुझाती है। लोकसभा की बात करें तो 15 और इसके लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं और इसके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। एकमात्र समिति इतनी देर में आपने देखी होगी जहां राज्यसभा के सदस्य ज़्यादा हैं, तो वो कौन सी है, रूल्स कमेटी में आपकी होती है। ठीक है, और फिर सदस्यों की अनुपस्थिति, तो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, जैसे अब होता है ना कि बैठकों में सदस्य की अनुपस्थिति, अवकाश संबंधी आवेदन और उन पर विचार करने के लिए जो समिति बैठी होती है। अब देखो यहाँ पे आपको बिना अनुमति 60 या अधिक दिन तक सदन में अनुपस्थित रहें तो लोकसभा की एक विशेष समिति होती है जिसके 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक, तो ये हो गई। अब लास्ट है हाउसकीपिंग, तो हाउस लिंक चली गई, भेज देना अमित, हाउसकीपिंग और करा लें और काम खत्म। अब हाउसकीपिंग में देखो घर वाली समिति है, बोलते हैं ना हाउसकीपिंग का काम कराओ, तो घर में कौन कौन से होते हैं, एक जनरल पर्पज बोले सामान्य प्रयोजन, एक घर में क्या होता है बोले आवास, ठीक है, एक क्या होगा वहाँ लाइब्रेरी। तो इनकी जो कमिटीज़ होती हैं वो हाउसकीपिंग से संबंधित होती हैं। कहाँ गया ये है ना हाउसकीपिंग, एक मिनट, हाँ भाई आवाज़ आ रही है, रिप्लाई करिए लाइव क्लास में कोई। ठीक है, और लास्ट जो है वो गृह व्यवस्था हाउसकीपिंग की है। अब इसके अंतर्गत एक है सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पज कमिटी। ठीक है, यह समिति सदन से संबंधित ऐसे तदर्थ मामलों को देखती है जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अलग अलग मामले थे, अलग अलग समितियां इन्हें देख रही थी, तो जो नहीं आते, प्रत्येक सदन का एक सामान्य प्रयोजन समिति होती है और इसके पीठासीन अधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे,
सामान्य प्रयोजन समिति के और ठीक है। इस समिति के सदस्यों में उपाध्यक्ष और उपसभापति उस सदन के सभी स्थायी समितियों के सभापति, मान्यता प्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और ऐसे अन्य सदस्य होते हैं जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जिनके लिए संसद में कोई कमेटी नहीं बनी है तो उनके लिए बनती है जनरल पर्पज कमेटी या सामान्य प्रयोजन समिति। लोकसभा में होंगे तो अध्यक्ष इसके सदस्य अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा में सभापति होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष और उपसभापति भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो स्थायी समितियां हैं उनके सभापति भी इनमें शामिल होते हैं। मान्यता प्राप्त दल और ग्रुप और ऐसे अन्य सदस्य जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन? लोकसभा में स्पीकर। तो ये सारे लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होगा इसमें सामान्य प्रयोजन में। आवास समिति कुछ नहीं है, संसद सदस्यों को जो आवास है, भत्ता भत्ते हैं, भोजन है, चिकित्सीय सहायता है, इनके लिए हॉस्टल होता है ना, ये आवास समिति होती है। और इसमें ध्यान रखना लोकसभा में इसमें 12 सदस्य होते हैं। तो एक आवास समिति होती है। गृह व्यवस्था में यही है, हाउस कीपिंग में। फिर भैया इनको बहुत पढ़ते हों जैसे ये पुस्तकालय समिति, तो लाइब्रेरी कमेटी जो है, ठीक है। तो संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों को देखती है, सांसदों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने में सहायता करती है। 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा 3 राज्यसभा से। फिर वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति, सबसे इम्पॉर्टेंट इनके काम की जो यही है कि भैया इनकी जो सैलरी अलाउंसेस पेंशन है इनके लिए जॉइंट कमेटी बनाई जाए। तो जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी अलाउंसेस ऑफ द मेंबर, तो यह समिति संसद सदस्यों का वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत काम करता है। 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा से। और इनके वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित नियमावली बनाते हैं कि भैया कब कब पेंशन बढ़ानी है इनकी, तो ये अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। और इसी में एक होती है एडवाइजरी समिति, यानी कि सलाहकारी, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। इन समितियों के गठन, कार्य पद्धति के बारे में दिशा निर्देश संबंधित मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ये एक अनौपचारिक चर्चा का मंत्र है जहां मंत्री और सांसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखनी है। इन समितियों में सदस्यता स्वैच्छिक है। संसद सदस्यों नेताओं की रुचि पर छोड़ दिया गया। समिति की अधिकतम संख्या 30 होती है और न्यूनतम संख्या जो है वो 10 होती है कि भैया सलाहकारी समिति है, इच्छा है तो आ जाओ, नहीं है तो नहीं आओ। अधिकतम 30, न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। और लोकसभा भंग होती है तो ऐसे ही भंग हो जाया करती हैं। ये कितने प्रकार की समितियां पड़ी? बहुत सारे प्रकार की समितियां हैं भाई। आपको देखो 3 समितियां याद रखनी हैं, और वो तीनों कौन सी समितियां थी? एक लोकलेखा, दूसरी प्राक्कलन और तीसरी सार्वजनिक उपक्रम। और तीनों ये किसके अंतर्गत हैं? वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कमिटीज के अंतर्गत हैं। और स्थायी हैं अस्थायी हैं? स्थायी समिति हैं। और इसके अलावा एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली याद रख लेना, अधीनस्थ विधायन समिति। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन या उससे संबंधित कोई मैटर थे तो ये अधीनस्थ विधायन समिति में आते हैं कि वो देखती है कि इस कार्यपालिका जो नियम बना रही है, नए विधेयक ला रही है, उनमें वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है, वास्तव में संविधान के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक वो आपको याद रखनी है। और कार्य पद्धति, ठीक है, या कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियां 6 होती हैं। इनके नाम याद कर लेना, और इनके जो सब नाम है, मतलब इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, बस नाम आप याद कर लेना, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो मैंने कहा था एक MP लेट से क्वेश्चन आया है, एक अधीनस्थ विधायन जो अलग से हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आए हैं वो किससे आए हैं? 3 आपकी लोकलेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम, इन्हीं 3 से आए हैं। या फिर सिलेक्ट या प्रवर कमिटी जो है आपकी, प्रवर या संयुक्त समिति से क्वेश्चन आए हैं। तो प्रवर समिति आप अच्छे से समझ गए कि क्या होता है। और जांच समिति में क्या होता है? किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए तदर्थ में 2 थी, एक जांच समिति तो किसी विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए, और सिलेक्ट कमेटी किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए। और 3 स्थितियां थीं जब हम उनमें देख रहे थे, अगर आपको याद हो तो, या तो मंत्री बोले कि प्रवर समिति के पास जाए, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा के सभापति बोले तो हो जाए। और तीसरी स्थिति क्या थी? एक सदन में पारित होने के बाद दूसरा सदन उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज रहा था। याद है आपको? ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो बहुत 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 ज़्यादा है।
लेकिन ठीक है, मन में ये ना रहे कि हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो बुरी से बुरी स्थिति के लिए यहाँ तैयार रहेंगे, बाकी अच्छी से अच्छी स्थिति हमारी यही है कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब मज़ेदार बात यह है कि 90% इसी से आता है, लेकिन 10% के लिए बहुत मत्थाफोड़ी है। तो अपन 90% पे खेल लें, 10% को होल्ड कर लें। और सबसे अच्छा, जैसे एक बार आपने पढ़ लिया, मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो 1.5 पे करके एक बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब देखिए डेटा है, किस में 15, किस में 7, किस में 10, किस में 5, तो इसका कुछ किया तो आपका जा नहीं सकता। वो तो ये एग्ज़ाम, बस ये मत भूलना भाई। और एक सिलेक्ट कमेटी प्रवर समिति नहीं भूलना, एक अधीनस्थ विधायन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं भूलना, एक MP लेट्स की नहीं भूलना। तो MP लेट्स जो हैं, जो आपके संसद सदस्य हैं, उनकी जो सांसद निधि है उससे संबंधित थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? और इनकी संख्या याद रखना, ये सब हमने देख लिया। यहाँ से कोई प्रश्न हो तो बोलिए जी। कोई प्रश्न है किसी का? अब बताओ किसके प्रश्न थे पेपर में, तो वो मैं देख लेता हूँ। जो टेस्ट दिया था आप लोगों को संसद का, उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं, खोल लो मोबाइल, पूछ लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम हो गया इसके बाद। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। चलो 2 मिनट रिवाइज और करा देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि सामान्य रूप से हम 2 तरीके की समितियां देखते हैं, एक स्थायी, एक अस्थायी या तदर्थ। तो एक कैसी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं और एक है आपकी एडहॉक कमिटीज़। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ में हमने 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़, एक्चुअली ये वित्तीय समितियाँ हैं तीनों के तीनों। अगर हम इन्हें किस पे देखें, वर्क के नेचर के आधार पर या कार्य की प्रकृति के आधार पर देखते हैं, तो वित्तीय समितियों में एक पहली लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति और तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। तो एक हो गई आपकी पब्लिक अकाउंट, एक एस्टीमेट और एक आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी जो होती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनी थी, स्थाई 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 1 तो 15 + 7 हैं इसमें। इसके अलावा 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। वही एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो कि 1967 से विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, 1921 में स्थापना हुई थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत की गई थी। और प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन और विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है। एस्टीमेट, तो वही बजट पे काम करने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए किया जाता है। स्थायी है, 1 ईयर है, 30 मेंबर है और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 1950 में जॉन मथाई कमेटी की रिकमेंडेशन पर लोकसभा की, ठीक है, लोक लेखा, अरे बाप रे, लोक सेवा लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। सत्ताधारी दल जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में स्थायी समिति है, 1 साल है, 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। वही एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। और 1964 में कृष्ण मेनन समिति की रिकमेंडेशन पे बनी थी। और CAG जो PSU से संबंधित तीसरी रिपोर्ट दे रहा था, उस पर जांच करने का काम करती है आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। सो कृपया आप लोग नोट्स ले लें जिन्होंने भी नहीं लिए हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली फाइल है, और इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए अपने स्तर पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आती है हर बार।